मैंने अभी हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्सटाइल कंपनी के शेयर को सेल कर दिया, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का अच्छा खासा पार्ट थी और अच्छा खासा रिटर्न दे रही थी। जब अच्छा रिटर्न दे रही थी तो मैंने क्यों एग्जिट किया, ये देखना बहुत जरूरी। सबसे पहली बात, मैंने जब एंट्री बनाई थी जनवरी 27 को, तब मेरा कोई एंट्री थीसिस कुछ खास नहीं था। मैंने उड़ती हुई न्यूज़ सुनी कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ बजट एलोकेशन होने वाला है, तो खरीद लिया। बजट आया भी नहीं था अभी, और उसके बाद हुआ भी थोड़ा सा, तो आई कैप्ट होल्डिंग इट। और मई में मैंने अपना स्टेक भी बढ़ाया कुछ, तो मैंने बाय किया था 332 पर, और मई में कुछ स्टेक बढ़ा के मेरा एवरेज हो गया था 452। 452 का मेरा एवरेज परचेज है, और मैंने 562 पर निकाला है शेयर को, अभी 3-4 दिन पहले, आपको बताया भी है। अब एंट्री थीसिस कुछ खास नहीं था, पर एग्जिट थीसिस पूरा मैंने तगड़ा किया। अचानक से मुझे लगा कि भाई क्या मुझे ये शेयर बेच देना चाहिए, क्योंकि री रेटिंग सी मुझे फील हो रही थी। इतना मुझे पता था कि री रेटिंग होती है शेयर्स में, और पहले मुझे यही लगता था कि बस पीई रेशो बढ़ती है किसी शेयर की और बस इतना ही होता है। पीई जब बढ़ गई तो उस कंपनी ने पूरी ग्रोथ कर ली, बट ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही इनकम्प्लीट पिक्चर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि थीसिस कैसे बनाते हैं और उसका क्या महत्व होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, एक और बात, इस कंपनी को स्टडी करने में मुझे पता लगा कि एक गुड कंपनी और एक ग्रेट कंपनी में क्या फर्क होता है। वॉरेन बफेट ने भी बताया था ना, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बताया था जब बर्कशायर हैथवे के लेटर ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। उसमें ग्रेट, गुड और ग्रूसम बिजनेस के बारे में बोला था। तो यहाँ पर गुड और ग्रेट के बीच में आपको फर्क समझ आएगा अच्छे से। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। मैं आपको ले चलता हूँ इसकी वेबसाइट पर। ये है नितिन स्पिनर्स की वेबसाइट, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि ये टेक्सटाइल की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यान यानी धागा। तो नितिन स्पिनर्स यान मैन्युफैक्चरिंग करती है। 70% ऑफ रेवेन्यू जो है यान से आता है। ये कंपनी 1992 में शुरू हुई, 2 भाइयों ने स्टार्ट करी, नोल्खा ब्रदर्स। अब तीसरा एक यंग जनरेशन भी उसमें एंटर कर रही। अच्छा साइन है कि सेम फैमिली से ही एक अगला लीडर आ रहा है उस कंपनी का। आपको पता लग गया कि नितिन स्पिनर धागा बनाती है। अब धागा कॉटन का बनता है। ये कॉटन डायरेक्टली खेत से आता है और उसको स्पिन करके क्या बनता है, धागा, यार्न, YARN, यार्न। उसको वीव करके, बुन के फैब्रिक बन जाता है। फिर वो कपड़ा फिनिश करके रेडी टू यूज फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे बिजनेस है, मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, बट इतनी ज्यादा नहीं है, एक लेवल तक है। वैल्यू चेन के शुरुआत में ही है, मतलब सप्लायर्स से कॉटन खरीद के उसका धागा बनाना, उसके थोड़े से फैब्रिक बनाना। क्योंकि अभी मेन काम ये धागे बनाने का ही कर रही है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है अगले लेवल पे। पर मेन बिजनेस अभी भी यार्न मैन्युफैक्चरिंग का ही है, क्योंकि एक बार कमिटमेंट उसमें कर दी ना, वही बिजनेस में कंपनी फंसी रह जाती है। इतनी जल्दी वो अडेप्ट नहीं कर पाती। मे बी न्यू जनरेशन आकर नए बिजनेस को संभालेगी, नई साइड को पकड़ेगी। अगर नंबर्स की बात की जाए तो यार्न मैन्युफैक्चरिंग 74% है, 17% वूवन फैब्रिक है और 4% नेटेड फैब्रिक है। दोनों ही बुने हुए फैब्रिक है, पर वूवन में क्या होता है, शर्ट पैंट का कपड़ा बनता है। सीधी बात बोलूं तो उनमें रिंकल्स आ जाते हैं, वो खिंचाव नहीं होता उनमें। लेकिन नेटेड फैब्रिक जो होता है सिंगल धागे से बनता है। 2 धागों को ऐसे क्रॉस 90 डिग्री या किसी भी एंगल पे क्रॉस करके ऐसे बुनने से नहीं बनता। नेटेड फैब्रिक में एक ही धागा होता है और उसी धागे से ही पूरा का पूरा कपड़ा बनाया जाता है। भी जरूरी है, टी शर्ट्स वगैरह बनती है, पर यार्न ज्यादा है, फैब्रिक कम है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये कंपनी की असली पावर है एक्सपोर्ट्स। इस कंपनी का 60% से ज्यादा रिवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। 55 कंट्री से ज्यादा में ये बेचते हैं, और कस्टमर भी बड़े ब्रांड, H&M, Zara, Benetton, Welspun, Raymond, ये सब प्रीमियम ब्रांड्स है। सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है बांग्लादेश, 27 से 28% रेवेन्यू वहां से आता है। पर एक बुरी खबर, बांग्लादेश ने लैंड रूट से कॉटन यार्न इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो सी रूट से जा रहा है, जो कि स्लो है। अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने खुद बोला, ये छुपाया नहीं, ये अच्छी बात है। ऑनेस्टी जरूरी है, मैनेजमेंट अच्छा साइन है। रिसेंटली इंडिया ने यूके के साथ FTA करा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यूके में एक्सपोर्ट करने पर जो ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था, वो खत्म हो जाएगा। और 60% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस कंपनी गोज टू यूरोप। ये डायरेक्टली बेनिफिशियल है। अच्छे खासे क्वालिटी सर्टिफिकेट्स है कंपनी के पास, नाम स्क्रीन पर है, देख लेना। तो क्वालिटी सर्टिफिकेट बताते हैं भी सस्ते एंड पे तो नहीं है कंपनी के प्रोडक्ट्स, प्रीमियम है। सबसे बड़ी न्यूज, कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। फैब्रिक और यार्न कैपेसिटी बढ़ेगी,
सोलर एनर्जी भी और लगेगी, ये बहुत अच्छी बात है। एनर्जी डिपेंडेंसी कम होगी एक्सटर्नल सोर्सेज पे, अपनी खुद की एनर्जी जनरेट करेंगे, अच्छी बात। और फैब्रिक का एक्सपेक्टेड जो कैपेक्स का स्टार्ट है वो अक्टूबर 2026 से हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग जो है, यार्न जो है वो जनवरी 2027 में रेडी हो जाएगा। स्टेप तो काफी बड़ा है कैपेक्स का, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, बिकॉज एकदम से बताने में सारा समझ नहीं आने वाला। वीडियो आपको एंड तक देखनी ही पड़ेगी, तभी आपको इन्वेस्टिंग समझ आएगी कि थीसिस बनाते कैसे हैं। अब रेवेन्यू के नंबर्स देखते हैं, मतलब कितना माल बेचा। FY20 में देखो 1436 करोड़ था, 21 में 1622 और 22 में 2690 करोड़ हो गया, बहुत बड़ा जंप है, लगभग 1000 करोड़ का जंप है। 23 में थोड़ा कम हुआ, 2400 करोड़ वापस गिरा, 24 में 2900 करोड़, 25 में 3300 करोड़, अभी तक का हाईएस्ट है। 26 में 3200 करोड़, बट स्टिल एट द टॉप। लास्ट 5-10 ईयर्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुई है, लेकिन एक चीज नोटिस करो, 2022 में सडन ग्रोथ हुई थी और 2023 में थोड़ा नीचे आया। ये क्यों हुआ? मेन रीजन है कंपनी डिपेंड करती है कॉटन स्प्रेड के ऊपर। कॉटन स्प्रेड का मतलब होता है यार्न का सेलिंग प्राइस माइनस कॉटन का बाय प्राइस। एग्जाम्पल, कॉटन 100 रुपए किलो में खरीदी और यार्न बेची 200 रुपीज पर केजी, स्प्रेड आया 100 रुपीज का पर केजी। जब स्प्रेड ज्यादा होता है तो कंपनी ज्यादा कमाती है, जब स्प्रेड कम होता है तो कंपनी कम कमाती है। FY22 फाइनेंशियल ईयर 2022 में स्प्रेड था 140 रुपीज पर केजी, क्योंकि कोविड के बाद काफी डिमांड बूम हुई। नॉर्मल टाइम में स्प्रेड जो होता है 100 to 110 रुपीज पर केजी होता है। अभी FY26 में 110 से 125 के बीच में आ गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये अच्छी न्यूज है। इट इज बेटर देन नॉर्मल, बट दैट्स नॉट इनफ। प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट भी कहते हैं इसे, ध्यान से देखना। FY20 में 24 करोड़ रुपीस थे, 21 में 69 करोड़, 22 में 326 करोड़, मतलब 2-3 साल में सीधा 13 गुना हो गया FY20 से। फिर 23 में 165 करोड़, आधा रह गया। यही मैं आपको बता रहा था कि जो रेवेन्यू भी कम आया है और प्रॉफिट देखो कितना कम आया है। फिर FY24 में 132 करोड़, 25 में 175 करोड़ और 26 में 178 करोड़। 24 करोड़ से 326 करोड़ 3 साल में, और फिर 165 करोड़ 1 साल में, आधा। तो ये कोई स्टेबल कंपनी जैसा तो नहीं दिखता, वही एक रोलर कोस्टर है। पर रीजन सिंपल ही है कि जो कॉटन स्प्रेड है वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, ये मार्केट डिसाइड करती है। जब स्प्रेड बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ते हैं, जब स्प्रेड घटता है तो प्रॉफिट घटते हैं, ये मार्केट पे डिपेंडेंट है। यही बिजनेस का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। अब क्योंकि कंपनी यार्न ज्यादा बनाती है सीधा कॉटन से और यार्न का स्प्रेड ज्यादा नहीं है, इसीलिए कंपनी को मुनाफा ज्यादा नहीं हो सकता और ये मार्केट डिपेंडेंट है, इसीलिए बहुत बड़ी लिमिटेशन है। यही मैंने आपको पहले बताया था ना कि इस चीज को मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा कि ये वैल्यू चेन के स्टार्ट में है। अब एक चीज जो सिर्फ P&L स्टेटमेंट में नहीं दिख रही, एनुअल रिपोर्ट्स में मुझे मिली, फ्रीट कॉस्ट, सामान भेजने का खर्चा जो हुआ। ये वैसे तो कौन कॉल में कंपनी ने बोला कि भाई बांग्लादेश का सी रूट से जा रहा है, पर 100% हम नहीं कह सकते भाई कैसे है। अगर आप देखोगे तो FY 2024 में फ्रीट कॉस्ट थी 46 करोड़ और FY 25 में ये फ्रीट कॉस्ट होगी 79 करोड़। 70% का जंप है, लगभग 33 करोड़ रुपीस का। रेवेन्यू 14% बढ़ा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रीट कॉस्ट 70% बढ़ी है। तो इसीलिए तो मार्जिन नहीं बढ़े रेवेन्यू के इतना बढ़ने पर भी, सेल्स के इतना बढ़ने पर भी। ये एनुअल रिपोर्ट के नोट्स में था, नोट नंबर 29, अगर आप चेक करना चाहो तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। तो इसलिए सिर्फ स्क्रीनर पर समरी देख के कुछ फायदा नहीं है, हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब बैलेंस शीट पे आते हैं, प्रॉफिट लॉस तो देख लिया, अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, मतलब कंपनी के पास कितना है और कितना उसको देना है और किस किस को देना है। इसमें 3 चीजें इंटरेस्टिंग है। पहली बात डेट, फाइनेंशियल ईयर 25 में 1165 करोड़ डेट था, अभी 26 में 1124 करोड़ है, 41 करोड़ रुपए डेट कम हुआ है। अच्छी बात है, पुराने लोन चुकाए हैं, लेकिन जो एक बड़ी बात है कि नए एक्सपेंशन के लिए 815 करोड़ रुपए का टर्म लोन सैंक्शन है। ये कब ड्रॉ होगा? FY27 में। अभी ये शीट के अंदर नहीं दिख रहा है, अभी ये बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। अब कैपेक्स 1100 करोड़ का है तो 815 करोड़ उसमें से डेट होगा और ये 2027 में जाके होगा, तो बैलेंस शीट में क्लियरली दिखेगा अगले साल, क्योंकि तब डेट 1900 करोड़ हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। दूसरी बात, CWIP का चक्कर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब कोई कंपनी नई मशीन खरीदती है ना, वो डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट में शो नहीं होती मशीन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 3 स्टेजेस में ऐड होती है। पहली स्टेज में सप्लायर को पैसे दे दिए
अभी मशीन सप्लायर के पास ही है, बैलेंस शीट में अदर एसेट्स कैपिटल एडवांसेस के नाम से आएगा, आप चेक करना। सेकंड स्टेज में मशीन फैक्ट्री में आ गई लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, कमीशनिंग नहीं हुई है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP के नाम पे होगी। एंड स्टेज 3 जब मशीन इंस्टॉल हो जाती है और उससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, वही स्टार्ट में बोल रहा था ना कि अक्टूबर 26 में फैब्रिक प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और जनवरी 27 में यार्न प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो वो जब फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट होगा तब जाके हो पाएगा ना। जब मशीन चलनी स्टार्ट होगी तब पता चलेगा ना कि वो कितनी प्रोडक्शन कर पा रही है, कर भी पा रही है कि नहीं, मशीन काम कर रही है कि नहीं, और तभी डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होगा मशीन के ऊपर। अब नंबर चेक करो, बैलेंस शीट पे CWIP 102 करोड़, आपको लगेगा सिर्फ 102 करोड़ ही लगे हैं, नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखोगे फिक्स्ड एसेट्स परचेज 60 करोड़, CWIP 231 करोड़ का 231 करोड़ का है, ना कि 102 करोड़। सो टोटल कैश गया है 291 करोड़। तो अदर एसेट लाइन में जब आप आओगे आपको दिखेगा FY25 में 93 करोड़ रुपीस अदर एसेट्स में है, जो कि FY26 में 258 करोड़ हो जाते हैं, यानी 165 करोड़ का जंप। ये मशीनरी के लिए सप्लायर्स को एडवांस दिया है, पर मशीन अभी फैक्ट्री में नहीं आई है। तो पूरा पिक्चर यही है, स्टेज 1 अदर एसेट्स जिसमें 165 करोड़, स्टेज 2 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें 102 करोड़ एंड स्टेज 3 60 करोड़। तो टोटल एक्चुअली हो गया 327 करोड़, 3 जगह छुपा था। तो आपको तीनों स्टेटमेंट्स एक साथ देखनी है और साथ में नोट्स भी पढ़ने हैं, तब जाके आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। एक लेसन है इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लो। अब हम तीसरी बात पे आते हैं, बैलेंस शीट की सप्लायर की पावर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डे पेएबल्स, नितिन स्पिनर अपने सप्लायर्स को कितने दिन में पैसा देता है? टोटल डेज 18। अब एक दूसरी कंपनी एक्चुअल में तो कंपेटिटर में दिख रही है पीयर कंपैरिजन में, बट अलग है थोड़ी सी, गारवेयर टेक्निकल फाइबर, जिसका मैंने आपको पहले चार्ट भी दिखाया था पिछली रील में। उनके सप्लायर कितने दिन वेट करते हैं? 215 दिन, 215 डेज। मतलब उसके सप्लायर खुशी से 7 मंथ वेट करते हैं। ये फर्क क्यों है? जो गारवेयर प्रोडक्ट बनाती है ना, और किसी जगह नहीं मिलता। सप्लायर को गारवेयर का ऑर्डर चाहिए, इसलिए गारवेयर की टर्म्स पे सारी डील्स होती हैं। NSL जो यार्न बनाता है, धागा बनाता है, इसलिए सप्लायर 18 दिन से ज्यादा वेट नहीं करते। तो ये 18 डेज वर्सेस 215 डेज मार्केट पावर दिखाती है गारवेयर की। अब आप एक बात बताओ ना, किसान है, किसान को पैसा चाहिए ही चाहिए, और गवर्नमेंट हर साल 4-5% MSP भी बढ़ाती है, और किसान के हितों के लिए तो गवर्नमेंट है, जल्दी से जल्दी पैसा मिले किसान को। किसान भी यही चाहेगा, सरकार भी यही चाहेगी, तो ये 18-20 दिन में पे करना ही पड़ता है। आप किसान को नहीं लटका सकते, ठीक है। अब बैलेंस शीट तो हो गई है, और इस बैलेंस शीट के जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट। उसकी बात करते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है मैनेजमेंट को जज करने का कि जो उन्होंने कहा वो किया कि नहीं। जो अर्निंग कॉल 2025 में थी उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो कि क्या जो मैनेजमेंट ने बोला वो 2026 में हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा कि वॉल्यूम फ्लैट रहेगी, वही हुआ कि वॉल्यूम उतनी ही रही, फ्लैट ही थी। कैपेक्स वो बोल रहे थे कि 2027 में ही होगा, और वो 2027 में ही करेंगे, अभी भी वही है। उन्होंने बोला कि मार्जिन में कोई बहुत बड़ा ड्राइवर नहीं है, तो मार्जिन 14% ही रहा। और उन्होंने कहा कि कॉटन स्प्रेड इंप्रूव हो रहा है, तो वो 100 से 125 हुआ, तो उनका अनुमान सही था। जो मिस हुआ वो क्या था कि बांग्लादेश का रूट बंद हो गया, US ने टैरिफ लगा दिए। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इससे नेटेड फैब्रिक को 25% का हिट हुआ, पर नेटेड फैब्रिक ये इतना बनाते भी नहीं है, तो इनके मार्जिन ज्यादा, वो उस वजह से श्रिंक भी नहीं हुए। और ये एक्सटर्नल शॉक्स थे, ये मैनेजमेंट ने खुद बताया और ब्लेम भी नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सके, ऑनेस्टी है। नहीं तो एक तरफ से ब्लेम भी कह सकते थे कि भाई ये तो इन सब के कारण हुआ है कि हम ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं बोला। ये अच्छी बात है। बाकी प्रमोटर के बारे में बात करें तो होल्डिंग 56.7% है, डिसेंट इनफ। सैलरी 2 प्रमोटर्स की मिला के, दोनों भाइयों के मिला के 6.14 करोड़ बनती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट है 178 करोड़, तो उसके हिसाब से 3.5% है। और अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो उसके हिसाब से बहुत ही कम है, तो अपनी पॉकेट नहीं भर रहे हैं। ताकि आप क्रेडिट रेटिंग देखो तो केयर एज ने इनकी क्रेडिट रेटिंग केयर ए से केयर A+ अपग्रेड करी है। मतलब कैरेक्टर अच्छा है कि भाई प्रॉपर तरीके से डेट को फर्निश कर रहे हैं। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर हो रही है, खुद एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी बोला। बाकी लोन्स पे पर्सनल गारंटी दी हुई है। मोस्टली फाउंडर्स ऐसा नहीं करते क्योंकि लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो लिमिटेड लायबिलिटी ही होती है, पर इन्होंने फिर भी पर्सनल गारंटी दे रखी है। ये अच्छी बात है यार। अपना पैसा रिस्क पे है तो डेट में डिसिप्लिन भी है, इसलिए क्योंकि अपना पैसा रिस्क पे है तो डिसिप्लिन तरीके से डेट पेमेंट हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें 3 बकेट होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। CFO, CFI, CFF तीनों इंपॉर्टेंट है।
पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हम देखेंगे CFO, जिसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पिछली रील में भी दी थी मैंने, कि CFO मतलब बिजनेस चलाने से कितना कैश आया, जो बिजनेस चल रहा है उससे क्या जनरेट हुआ कैश। CFI कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैपिटल एक्सपेंशन में कितना कैश गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, लोन्स रीपेमेंट, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब। फाइनेंशियल ईयर 2026 में CFO इज 411 करोड़ एक्सक्लूडिंग द टैक्स। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आया -287 करोड़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आया -128 करोड़। तो नेट कैश चेंज जो है -4 करोड़ है, प्रैक्टिकली जीरो है। इसका मतलब बिजनेस ने 411 करोड़ रुपए जनरेट किए, सब कैपेक्स, लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट में चले गए, बचा कुछ भी नहीं। अब देखो फ्री कैश फ्लो यानी CFO माइनस कैपेक्स, 411 करोड़ माइनस में 287 करोड़, 124 करोड़ FY26 में। ये बड़ा ईयर था कि यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ। नॉर्मली क्या होता है FY25 में, देखो जब कोई बड़ा एक्सपेंशन नहीं था, CFO था 307 करोड़ 307 करोड़ और CFI था -22 करोड़, FCF 285 करोड़। तो अर्निंग पावर है, जब एक्सपेंशन नहीं हो रहा तो अच्छा कमा रहे हैं। पर ये गुड कंपनी है क्योंकि इसको ओवर एक्सपेंड करने के लिए और कैश चाहिए और वो सारी की सारी अर्निंग्स को खा जाता है। एंड इवन आफ्टर दैट बाहर से भी कैश लेना पड़ रहा है। 815 करोड़ का सैंक्शन लोन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्रॉ होगा और FCF काफी नेगेटिव चला जाएगा, फ्री कैश फ्लो। और जब फाइनेंशियल ईयर 28 से जो नई कैपेसिटी इंक्रीज हुई है वो रेवेन्यू देने लगेगी, तब FCF रिकवर करने लगेगा। अभी हमें पता नहीं कि कितना रिकवर करेगा, वो सिचुएशंस पे डिपेंड होगा। यही बताता है कि मैं क्यों निकला। अगर आप बता सकते हो तो यही वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखो। तो चलो मैं क्यों निकला ये बताता हूँ। डेटा सीधा बोलता है FY26 में 411 करोड़ जनरेट किए बिजनेस ने, लेकिन सब कहाँ गया, कैपिटल एक्सपेंशन में। 287 करोड़ कैपिटल एक्सपेंशन में गया, 174 करोड़ लोन रीपेमेंट में गया, 71 करोड़ इंटरेस्ट में गया और 17 करोड़ डिविडेंड में गया। नेट कैश चेंज है -4 करोड़, प्रैक्टिकली जीरो। और ये सिर्फ FY26 की बात है। नए एक्सपेंशन के लिए 815 करोड़ का लोन सैंक्शनड है, ये अभी बैलेंस शीट में नहीं आया, FY27 में आएगा, तब डेट 1900 करोड़ हो जाएगा, इंटरेस्ट का बोझ और ज्यादा बढ़ेगा, नेट कैश और नेगेटिव हो जाएगा। और नई कैपेसिटी से रिवेन्यू कब, FY27 के एंड में जाके होगा। फुल इंपैक्ट जो है वो FY28 में दिखेगा। ग्रोथ स्टोरी रियल है पर 27-28 की कहानी, अभी की नहीं। और वैल्यूएशन देखो, PE इस समय 17.8x है जब मैं निकला हूं। 5 साल का मीडियन PE है 11, जिससे 62% का प्रीमियम है। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने 2028 की ग्रोथ अभी दे दी है, प्राइसिंग कर ली है। तो FY28 का वेट मैं 26 के प्रीमियम प्राइस पे क्यों करूं, हाई वैल्यूएशन पे क्यों करूं। 332 पे एंट्री ली, 452 एवरेज, 562 पे निकल गया, अच्छा खासा रिटर्न ले लिया, ज्यादा रिस्क नहीं लिया। अभी स्टडी करूंगा दूसरी कंपनी को, गारवेयर को स्टडी करूंगा, बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, उसका PE भी ज्यादा है, उसके पास पेटेंट्स भी बहुत सारे हैं। This is not an investment advice and not telling anyone, not recommending Garver to anyone, not recommending Nitin Spinners to anyone. It's just कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और जो भी लर्निंग्स हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे लर्निंग्स क्या मिलती हैं वो देखो। एनुअल रिपोर्ट्स की नोट्स पढ़ने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। फ्रीड कोस्ट वहीं से आया, तीनों स्टेटमेंट साथ देखो, वर्किंग कैपिटल अच्छे से स्टडी करो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को स्टडी करो, फिक्स्ड एसेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं वो स्टडी करो। तीसरा लेसन, डे पेएबल्स चेक करो, ये बिजनेस पावर दिखाता है। फोर्थ लेसन, जो डेटा से प्रूव होता है वही बोलो, उसी के बेसिस पे डिसीजन लो, एज्यूम कुछ ना करो। जैसे मैंने एज्यूम किया था शुरुआत में, ठीक है लकी हो गया, बट इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। और री रेटिंग के बाद, लेसन 5, री रेटिंग के बाद ना रुको। या तो कंपनी कंपाउंडर हो, ये गुड कंपनी है, ग्रेट कंपनी नहीं है, ये गुड कंपनी है क्योंकि इसमें बार बार एक्सपेंशन हो रही है। हमें चाहिए ऐसी कंपनी जो अपने ही प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके ही आगे एक्सपेंड कर ले और बार बार उसमें और कैपिटल एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत ना पड़े। जैसे आजकल की कंपनीज हैं जिनको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पता नहीं कौन कौन सी स्टेजेस चाहिए, फिर उनको लिस्टेड भी होना है, ऐसे नहीं चलता। दैट्स व्हाई ज़ेरोधा इज अ बूटस्ट्रैप कंपनी। बहुत फर्क है, टाइमिंग भी मैटर करती है, वो जिसने बेनिफिट उठा लिया। और अगर साइक्लिकल कंपनी है नितिन स्पिनर्स की तरह तो उसको एग्जिट कर दो टाइम पे। यही मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग में 2 तरह की कंपनी होती है, एक गुड कंपनी और एक ग्रेट कंपनी। जो गुड कंपनी होती है वो ट्रेडमिल पे चलती है, हमेशा पैसा डालते रहो कंपनी चलती रहेगी, रोकोगे रुक जाएगी। नितिन स्पिनर कुछ ऐसी ही लग रही। एक होती है स्नोबॉल कंपनी, ग्रेट कंपनी, बर्फ का गोला, वो बड़ा होता रहता है। आपने देखा होगा, किसी कार्टून में देखा होगा, किसी मूवी में भी देखा होगा, एक बार धक्का दो वो खुद बढ़ता जाता है और बाहर से पैसा कभी नहीं लेना पड़ता।
सी कैंडीज का एग्जांपल था ना, बर्कशायर हैथवे का। मैं अब इसी स्नोबॉल को ढूंढ रहा हूँ। एक कंपनी मिली है यही गार्वियर, 12 साल में 20% के ROCE से कभी नीचे नहीं आई। नेट कैश 593 करोड़ अपना, 28 पेटेंट्स हैं, सप्लायर्स इन्हें 215 दिन का क्रेडिट देते हैं और बायबैक भी अपने पैसे से किया। पूरा एनालिसिस करूंगा, तब तक आप अपनी रिसर्च करो, सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर्स ना देखो, कोई फायदा नहीं है। तीनों स्टेटमेंट्स चेक करो, डीप जाओ। अगली वीडियो गार्वियर टेक्निकल फाइबर्स, क्या ये असली कंपाउंडर है या नहीं। एंड फाइनली एक डिस्क्लेमर कि मैं अभी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल रिसर्च और इन्वेस्टमेंट जर्नी है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट करें, अच्छा रहेगा। एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, अगर हाई प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो कम से कम लॉस नहीं होने देंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर अच्छे हैं तो, रजिस्टर्ड है, और कोई भी किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। दिस इज हर्ष फ्रॉम निवेशिला साइनिंग ऑफ। जय हरि।